आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 21 पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्रिया। तो इसे स्टार्ट करते हैं। क्रिया जिसका अर्थ होता है कोई कार्य करना। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। अब ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। क्रिया का धातु रूप क्या होता है ये देखते हैं। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है वही उसका धातु रूप कहलाता है। तो जैसे कि और क्रिया के मूल रूप में ना जोड़कर उसका क्रिया रूप बनाया जाता है। कैसे देखते हैं। जैसे धातु रूप है चल, उठ, लिख, देख, वह, बैठ। तो इसमें ना प्रत्यय लगाया गया है और क्रिया क्या बन गई? चलना, उठना, लिखना, देखना, बहना, बैठना। तो इस प्रकार धातु से क्रिया रूप बनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे क्रिया के प्रकार। तो कर्म के आधार पर क्रियाओं को दो वर्गों में बांटा गया है। एक है अकर्मक क्रिया और दूसरी है सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया होती है कि क्रिया का वह रूप जिसके साथ कर्म का उल्लेख न किया हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिसमें कर्म न हो वो अकर्मक। ठीक है। जैसे बालक दौड़ रहा है, इसमें कर्म नहीं है, ओनली कर्ता है जो कि बालक है और क्रिया हो रही है, दौड़ रहा है। तो यहाँ कर्म नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। और इसकी पहचानने के लिए आप किसको प्रश्न पूछेंगे, तो अगर आपको उत्तर ना मिले तो आप पहचान सकते हैं कि यह अकर्मक क्रिया है। अब है सकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विक्रम आम खा रहा है, तो यहाँ विक्रम तो करता हुआ, लेकिन उसके कार्य का प्रभाव आम पर पड़ रहा है, तो आम क्या हुआ? कर्म हुआ। तो कर्म पर आम पर पड़ने से यह सकर्मक क्रिया हुई। अर्थात आप ये भी कह सकते हो कि जिस क्रिया में कर्म होता है हम उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। दादी माँ रामायण पढ़ रही है, तो दादी माँ तो कर्ता हो गई, रामायण कर्म हो गया, इसीलिए यह सकर्मक क्रिया है। ठीक है। अब इसकी पहचान के लिए भी अब किसको पूछेंगे, अगर उत्तर मिल जाए तो आप उसे सकर्मक क्रिया कह सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया के भेद। तो इसे दो भागों में बांटा गया है, एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। इनके नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जिस क्रिया के साथ एक कर्म हो उसे एकर्मक कहेंगे। जैसे कि राम सेब खाता है, इसमें एक ही कर्म है सेब। उसी प्रकार द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं और दोनों क्रिया का प्रभाव दोनों कर्मों पर पड़ता है। जैसे कि रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, तो यहाँ रानी कर्मवती करता है, हुमायूं और राखी दोनों कर्म हैं। तो दो कर्म होने के कारण ये द्विकर्मक है और दोनों का प्रभाव रानी कर्मवती के द्वारा किए गए कार्य पर पड़ रहा है। ठीक है। अब है ये विशेष और ये जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आप इसको एक बार रीड कर लेंगे। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो संरचना की दृष्टि से क्रिया के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार हैं? 4। ठीक है। तो कौन कौन से प्रकार है वो देखते हैं। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया से आप क्या समझोगे कि जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाता है या कार्य करने की प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब देखिए उदाहरण दिया है, अध्यापक मॉनिटर से कॉपियाँ मंगवाते हैं। तो इसमें अध्यापक ने मॉनिटर से काम करवाया, इसलिए यह प्रेरणार्थक क्रिया है। अब देखिए आगे, प्रेरणार्थक क्रिया को दो रूप में बांटा गया है। पहला है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य करने में सम्मिलित होता है, जैसे माँ परिवार के लिए खाना बनाती है, तो यहाँ माँ स्वयं कार्य करने में सम्मिलित है। और द्वितीय प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाने के लिए प्रेरित करता है,
जैसे कि माँ बच्चे से प्रणाम करवाती है, स्वयं नहीं कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब आगे हम देखो, आप लोग को उदाहरण दिए हैं कि प्रथम क्या होती, द्वितीय क्या होती, तो आप लोग को इनको जस्ट रीड करना है, ठीक है। अब है द्वितीय संयुक्त क्रिया। तो जिन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण करती हैं, ऐसी क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि माताजी ने रोटियां बना दी, तो यहाँ बना और दी दो क्रिया है, ठीक है। रोहन बाजार से आ गया, दो क्रिया के द्वारा कार्य पूर्ण हो रहा है, तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। अब है पूर्वकालिक क्रिया। तो किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया ही पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। कैसे? जैसे पिताजी तैयार होकर दफ्तर गए, तो दफ्तर गए क्रिया हुई, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो कार्य किया तैयार होने का, तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। माताजी दिल्ली पहुंचकर फ़ोन किया, तो फ़ोन करना एक क्रिया हुई, लेकिन पहुंचना पूर्वकालिक क्रिया हुई, पहले पहुंची फिर फ़ोन किया, तो इसलिए यह पूर्वकालिक क्रिया है। अब है नाम धातु क्रिया। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अनुकरणवाची शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। तो इसमें अनुकरण का अर्थ होता है जो एक जैसे सेंटेंस बार बार आए, जिसको अनुकरण कहते हैं। कैसे, वो देखते हैं अभी। देखिए, संज्ञा से ये सब आपको चार्ट दिया हुआ है। बात से बतियाना क्रिया बनती है, हाथ से हथियाना, ठीक है। सर्वनाम दिया है, अपना से अपनाना। विशेषण जैसे है गरम, तो उससे नाम धातु क्रिया पड़ती है गरमाना। लालच से ललचाना, साठ से सठियाना। इस प्रकार ये नाम धातु क्रिया है। अब अनुकरणवाची शब्द क्या होते हैं? जैसे हिन हिन, तो एक ही शब्द का बार बार अनुकरण हो रहा है। हिन हिन से बनेगा हिन हिनाना, थप थप से थप थपाना, टन टन से टन टनाना, भिन भिनाना। तो इस प्रकार ये सारे शब्द बनते हैं अनुकरणवाची शब्दों से नाम धातु क्रिया के रूप में। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर क्रिया। तो हमने इसमें पढ़े क्रिया, क्रिया के प्रकारों के बारे में, संरचना के आधार पर, कर्म के आधार पर, और फिर उन प्रकारों के भी उप प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर क्रिया, और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको दे दिए गए हैं, जिसको आपको अपनी बुक में अच्छे से उतार लेना है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट।